लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समास पर चर्चा करेंगे और समास कितने प्रकार के होते हैं और कितने भागों को हमें कक्षा 10 में पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसे ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि ये पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बहुविकल्पी प्रश्न को आप देखते ही आंख मूंद कर आंसर मारे, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय न लेते वजह आप लिखने में ज़्यादा समय लीजिए, क्योंकि लिखने में कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रिक से जाने अच्छी तरह से। मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम बिना किसी देर की सीधे टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देखिए समास है, हमें कक्षा 10 में पढ़ना है। तो समास समास की मुख्यतः 6 देखिए हमें कक्षा 10 में जो पढ़ना है ये हमें यहाँ पर रुक जाइए। कथा ये महाराज मुख्यतः हम लोगों को कितने पार्ट पढ़ना है? 4 भाग पढ़ना है। 10 में केवल हम लोगों को 4 प्रकार के पढ़ना है। एक होता है हमारा द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और एक होता है हमारा क्या बहुब्रीहि समास। ये 4 टॉपिक पर ही हमें डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। ये भी ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे, ताकि कक्षा 10 में बहुविकल्पी प्रश्न आए ना तो आप बिना सोचे समझे इस प्रकार मारे कि वह आंसर आपका सही ही हो जाए। बहुत ही अच्छी मजेदार वीडियो होने वाली आज की, इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले बार हमें पढ़ना है द्विगु समास। आप देख रहे हैं यहाँ पर द्विगु, जैसे कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहा है। द्वितीय, 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 द्वि दिखाई दे रहा है ना। देखिए जैसे द्वितीय दिखाई, दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है कि नहीं? द्वि, ये द्वि किस प्रकार का नंबर? ये नंबर है ना, नंबर है ना द्वि। तो हम इस प्रकार बोलेंगे कि जिस समास में, जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, परिभाषा तो अलग होती है, परिभाषा भी बता सकता हूँ, बट यहाँ पर मैंने आपसे कहा ट्रिक बताने के लिए, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगा, क्योंकि लिखने के लिए तो नहीं आता है। जहाँ पर पहला जो पद हो वो संख्यावाचक हो, जहाँ पर पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। उस पर आप बिना किसी सोचे समझे द्विगु समास मान लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं एक उदाहरण, जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा, यहाँ पर देख रही है चौ आ रहा है ना, यह संख्या है ना, तो इस पर हम मार देंगे द्विगु समास। और इसके अलावा नवरत्न, नवरत्न आपको यहाँ पर उदाहरण दिख रहा है। नौ क्या है? 9 संख्या है, तो आप हम यहाँ पर द्विगु समास मार देंगे। इसके बाद त्रिरंग, तिरंगा, यहाँ पर देख रहे हैं 3 क्या है? यह एक प्रकार का संख्या है। तो हमसे इसका यह तात्पर्य है कि यदि किसी भी समास के पहला पद संख्यावाचक होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस प्रकार देखिए 9 में 9 संख्यावाचक है और तिरंगा में 3 संख्यावाचक, चौराहा में 4 राहों का समूह। इसका यदि समास विग्रह किया जाए तो 4 राहों का समूह, 9 रत्नों का समूह और 3 रंगों का समूह, या फिर समाहार भी, समाराह इस प्रकार कुछ बोला जाता है, लेकिन समूह इस प्रकार इस पर ठीक बैठेगा। जैसे कि 4 राहों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 3 रंगों का समूह। इस पे मुझे लगता है कि आप लोगों को द्विगु समास अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा अगले टॉपिक जो है वो है हमारा द्वंद्व समास। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, आज मैंने पढ़ भी नहीं पाया रात के समय। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, तो आप लोग ट्रिक से माध्यम से आप
आप जब तक जिएंगे तब तक याद रखेंगे। इस प्रकार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, ये द्विगु और द्वंद्व में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग ये द्वि देखिएगा, द्वि 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 यानी संख्या, द्वि यानी द्वितीय संख्या। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास कहलाता है, जैसे चौराहा, नवरत्न, त्रिरंगा। द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं, जैसे कि दो शब्द रहे और उनके बीच में कोई योजक चिन्ह रहे। योजक चिन्ह आप कहेंगे कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं ना माता पिता। आप लोगों को मैं एक दिन लेकर आऊंगा कि हैंड राइटिंग कैसे बनाई जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैं अपने स्वयं से लिखकर आप लोगों को बताऊंगा कि हैंड राइटिंग कैसे बनाई जाती है कॉपी पर। जल्दी वो वीडियो आएगी, क्योंकि 10 में आप लोग चले गए हैं ना, तो अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा। माता पिता, माता पिता देख रहे हैं, माता पिता में ये जो शब्द होता है, ये जो चिन्ह लगा होता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह हम इसे ही कहते हैं। जैसे दो शब्दों के बीच में यदि कहीं पर भी योजक चिन्ह लिखा जाए और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा समास है, तो आप बिना सोचे समझे द्वंद्व समास मार दीजिएगा। यानी दो शब्दों के बीच में जहाँ पर भी योजक चिन्ह दिख जाए, जैसे कि ये आप समास लिख लीजिएगा, बगल में इसका ट्रिक भी लिख लीजिएगा, ताकि आप भूले तो इसे रिवाइज कर सकें। और आपको ज्यादा 2 मिनट में आप इसे पूरा याद कर लेंगे, समझ जाएंगे अच्छी तरह से। 10 आराम से 100 में से 100 ला सकते हैं हिंदी में। द्वंद्व समास दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको दिख जाए तो वहां पर द्वंद्व समास माने। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो माता पिता, मक्खी बहुत लग रही है यार, ये बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा मक्खी लग रही है। माता पिता, भाई बहन, खाना पीना, अब आप पूछेंगे कि इसका हम लोग समास विग्रह किस प्रकार करते हैं, तो देख लीजिए समास विग्रह भी किस प्रकार करते हैं हम लोग देखिए, जब माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह रहेगा ना, तो हम समास विग्रह इस प्रकार करेंगे। जो योजक चिन्ह होता है ना, इसे हटाकर और शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, और। जैसे कि माता पिता, यहाँ पर योजक चिन्ह दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर इसका समास विग्रह करके बोलेंगे माता और पिता। इसी प्रकार भाई बहन, भाई और बहन, खाना पीना, खाना और पीना, यानी और शब्द लगाएंगे योजक चिन्ह के स्थान पर। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पर बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3। इसके बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। यदि आपको किसी भी उदाहरण में, जैसे कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ना, उदाहरण में देता है कि निम्न में बताइए कौन सा समास है। ये कक्षा 10 तक नहीं, और जो कंपटीशन के जो परीक्षा होते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप लोग हल्के मत लीजिएगा समास को, बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं ये नहीं बताया ना समास किसे कहते हैं। हाँ, समास ही जान लीजिए। समास हम किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पद परस्पर आपस में मिलकर एक नया संक्षिप्त रूप धारण, संक्षिप्त यानी सबसे छोटा रूप धारण करते हैं। जैसे कि बड़े शब्दों को छोटे शब्दों बनाकर ही कहते हैं, उसे समास कहते हैं। बड़े शब्दों, जैसे कि यदि हम बोलेंगे नवरत्नों का समूह, तो बड़ा नहीं हो जाएगा। यदि हम नवरत्न बोल दे तो ये छोटा में हो गया, संक्षिप्त रूप में, उसी को समास कहेंगे। यानी जैसे कि छोटे शब्दों को जब दो या दो से अधिक पद नया मिलकर परस्पर आपस में मिलकर नया संक्षिप्त छोटा रूप धारण करते हैं, छोटा रूप यानी सबसे छोटा रूप धारण करते हैं, तो उसी को समास कहते हैं। कर्मधारय समास। यदि आपको किसी भी उदाहरण में अर्थार्थ न दिखे, क्या न दिखे, अर्थार्थ, इन दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं भी कक्षा 9 में 3-4 तो गलत किया था, बहुत मार खाया था, याद है मुझे अभी। इसके उदाहरण अर्थार्थ न दिखे। देखिए, बहुब्रीहि और कर्मधारय में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। मैं यहाँ पर बहुब्रीहि भी लिख देता हूँ, इसके बाद हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे।
जहाँ पर अर्थार्थ दिखे, अभी मैं बता रहा हूँ। कर्मधारय में याद रखिएगा कि अर्थार्थ न दिखे और बहुब्रीहि में अर्थार्थ दिखे। जिस प्रकार, जैसे कि यदि मैं बोल दूं नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ को मैं इस प्रकार बोल सकता हूँ, नीला है जिसका कंठ, अर्थार्थ शिव जी। यदि मैं अर्थार्थ यदि आपको उदाहरण में दिखा मिल जाए तो वह सीधे बहुब्रीहि हो जाएगा। यदि वहीं पर इस प्रकार बोला जाए कि नीला है जिसका कंठ, बस इतना ही बोलकर रह जाए तो उसे कर्मधारय समास कहेंगे। लेकिन इसके आगे अर्थार्थ बोलकर उसका नाम लगा दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। जहाँ पर दो पदों का अर्थ न लेकर के एक नया अर्थ लाया जाता है, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं नीलाकंठ का समास विग्रह कर देता हूँ। यार थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है यार। नीला है जिसका कंठ, अब देखिए नीला है जिसका कंठ, किसका नीला कंठ। यदि यहीं पर आपको उदाहरण में देखकर मिले अर्थार्थ लिख कर शिव जी लिख दे तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। समझे? यदि अर्थार्थ आपको दिखा मिल जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यदि मैं यहीं पर अर्थार्थ मिटा दूं और आपको उदाहरण में केवल इतना ही दे दिया कि नीला है जिसका कंठ, तो उसे हम बोलेंगे कर्मधारय समास। अब मैं यहाँ पर बोल दे कि पीला पीतांबर, आपसे इस प्रकार नहीं पूछेगा कि पीतांबर नीलकंठ किस प्रकार का समास है, आपको इसका समास विग्रह करके पूछेगा। तो यहाँ पर पूछ देगा कि नीलकंठ, पीतांबर पूछ देगा कि जैसे कि पीतांबर किस प्रकार का समास है, तो पीला अंबर को धारण करने वाले। यदि आपको कहकर केवल इतना रुक जाए, पीला अंबर को धारण करने वाले, अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र को धारण करने वाले, तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन यदि यहीं पर बोल दे पीला अंबर को धारण करने वाले अर्थार्थ विष्णु या फिर गणेश जी, तो वहीं पर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। समझ चुके होंगे, मेरी उम्मीद है कि। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका कर देता हूँ, जो उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया ना, इसी का उदाहरण ये भी सभी हो जाएंगे। सभी उदाहरण, केवल यहाँ पर अर्थार्थ न दिखे, अर्थार्थ यदि दिख जाता है तो वह बहुब्रीहि हो जाता है, जबकि अर्थार्थ नहीं दिखता है तो वह हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। समझ चुके होंगे। चलिए हम वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।